हेलो नमस्कार दोस्तों, अजमेर की कृष्णा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक चैप्टर कंप्लीट किया, वो था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। क्या था? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। उससे पहले दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो हमने पढ़ा था उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? भौतिक प्रदेश जो निर्धारण कर रहे हैं हम, सबसे पहले करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिक प्रदेशों का निर्धारण करने वाले सबसे पहले राजस्थान के अंदर वो थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कौन थे? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने कब किया था? 1968 के अंदर वर्गीकरण दिया था। कब दिया था? 1968 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था राजस्थान का भूगोल। पुस्तक का नाम क्या था? राजस्थान का भूगोल। इस किताब के अंदर सबसे पहले राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। किन्होंने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाने का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है दोस्तों, उसमें खारे पानी की झीलें हैं ना, इसका मुख्य कारण क्या है? खारे पानी की झीलें जो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अधिक क्यों पाई जाती है? तो देखिए, ऑप्शन 1 33 महासागर का अवशेष होने के कारण, ऑप्शन 2 अंगारा लैंड का अवशेष होने के कारण, ऑप्शन 3 गोंडवाना लैंड का अवशेष होने के कारण, ऑप्शन ड है कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से ये बताना है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ये 33 महासागर का अवशेष है। किसका है? 33 महासागर का अवशेष। कल हमने ये वीडियो में देखा था, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश थे, तो 4 में से 2 तो है किसके? 33 महासागर के अवशेष, और 2 किसके हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष। अंगारा लैंड का अवशेष राजस्थान में नहीं पाया जाता है। 33 महासागर के अवशेष 2 थे। कौन कौन से? एक तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा कौन सा था? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा था? पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्वेश्चन सोल्व करने से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन इस एक में 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि हम सारी डिटेल में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन था अपना गोंडवाना लैंड के अवशेष। तो गोंडवाना लैंड के अवशेष भी राजस्थान में 2 भौतिक प्रदेश है। कौन कौन से हैं? एक था अरावली पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या था? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए अपने। तीसरा प्रश्न है वो है, विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा घनी आबादी वे जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी अधिक पाई जाती है और जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है? दोस्तों, जैव विविधता होती क्या है? बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता ये होती है अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि अधिक संख्या में पाई जाने वाले जैव विविधता कहलाती है। जैसे एक जगह 1000 गायें हैं और 2000 भैंसें हैं, और एक जगह पर 4 गायें हैं, 4 भैंसें हैं, 4 ऊंट हैं, 10 तरह के पेड़ पौधे हैं। तो जैव विविधता कहाँ पर ज़्यादा होगी? जैव विविधता इस स्थान पर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रजाति की संख्या अधिक पाई जाती है। और उसी के आधार पर घनी आबादी, तो घनी आबादी ये बात कर रहा है, सिर्फ मरुस्थल की बात कर रहा है। तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि सबसे ज़्यादा घनी आबादी और जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है सहारा का मरुस्थल। कहाँ पर है सहारा का मरुस्थल? सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में, मंगोलिया के अंदर है। थार का मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया के अंदर है, भारत और पाकिस्तान में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अब आपको ये बताना इन चारों में से कहाँ पर घनी आबादी और जैव विविधता अधिक पाई जाती है। सिर्फ मरुस्थल की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा थार का मरुस्थल।
क्या होगा इसका सही आंसर? थार का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है पश्चिम मरुस्थल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम राजस्थान में लाटी सीरीज कहाँ स्थित है? दोस्तों लाटी सीरीज कहाँ, लाटी सीरीज है क्या? सबसे पहली बात तो लाटी सीरीज होती क्या है? तो लाटी सीरीज दोस्तों क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी। भूगर्भ धरातल के अंदर एक जल की पट्टी पाई जाती है, बहुत मीठा जल और शीतल जल है, इसे ही लाटी सीरीज कहा जाता है। तो लाटी सीरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मोहनगढ़ से पोखरण तक। तो आपके सामने उत्तर क्या होगा? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। लाटी सीरीज का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम रेतीला मरुस्थल को लगभग 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? रेगिस्तान जो है अपना, इस रेगिस्तान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? समवर्षा रेखा बतानी दोस्तों, तो राजस्थान में 2 ही समवर्षा रेखा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मुख्य थी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, दूसरी थी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब क्वेश्चन को समझ के आपको उत्तर देना है। ऑप्शन आपके सामने है, 100 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर। तो बताइए आप पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का 2 भागों में बांटने वाली, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, पश्चिम रेतीले मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली है 250 मिलीमीटर। सही उत्तर क्या होगा? 250 मिलीमीटर। कैसे? कल हमने ये देखा था, ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में पूरा थार का मरुस्थल या रेगिस्तान था। इस अरावली पर्वतमाला के सारे एक रेखा है समवर्षा रेखा, जो थी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और रेगिस्तान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा थी, वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब आपको याद आया होगा, समझ में आ गया होगा, पश्चिमी रेतीले मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके आधार पर क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड में आ गया दोस्तों, वो आया शुष्क रेतीले मरुस्थल की, शुष्क रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो बहुत लोगों ने 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कर दिया। इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्यों? क्योंकि हमने पश्चिमी रेतीले मरुस्थल, जो महान मरुस्थल है थार का मरुस्थल, इसको 2 भागों में बांटा था, और इधर वाला था शुष्क रेतीला मरुस्थल, और इस 25 सेंटीमीटर रेखा के इधर में था अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड में, शुष्क रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा। तो ये शुष्क रेतीला मरुस्थल है, इसकी पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है दोस्तों? तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। इसी तरह हमको ये सोच और समझ के उत्तर देना है। जहाँ भी आप कन्फ्यूजन हो तो राजस्थान का मैप बना के एक बार ढंग से सोच लिया करो, आपका उत्तर राइट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 250 मिलीमीटर। अब ये 250 कैसे हो गया? यहाँ पर तो 25 था, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 250 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी 250 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है सर्वाधिक गतिशील व विनाशकारी बालू का स्तूप होते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गतिशील भी हैं और विनाशकारी भी है। ऐसे बालू का स्तूप कौन से हैं? कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। कल वाला अगर चैप्टर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी वाले पार्ट में जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। उसमें ये देखना बालू का स्तूपों के प्रकार, उसके अंदर हमने सारे बालू का स्तूपों के बारे में बता रखा है। तो अब देखिए, सबसे गतिशील और विनाशकारी बालू का स्तूप कौन से होते हैं? बरखान बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? बरखान बालू का स्तूप। सही आंसर क्या होगा? बरखान बालू का स्तूप, जो अर्धचंद्राकार होते हैं। इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। अब याद आ गया होगा आपको, ये गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसीलिए ये विनाशकारी होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप
ये कैसे थे? ये भी वायु की दिशा के समकोण पर बनते थे, हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप है, इनकी आकृति तारेनुमा होती है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सूरतगढ़, पोखरण और मोहनगढ़, 3 जगहों पर मिलते हैं। कौन से? तारा बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप है, वो किसी अवरोध के पीछे, मकान या पेड़ पौधे झाड़ियों के पीछे जो निर्मित होते हैं वो अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन किस जिले में पाई जाती है? खड़ीन क्या होती है दोस्तों? कल हमने पढ़ा था, और ये खड़ीन किस जिले में अधिक पाई जाती है? तो कल हमने पढ़ा था खड़ीन जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाएगी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। जैसलमेर जिले में खड़ीन ज़्यादा पाई जाती है। कल हमने ये देखा था 2 बालू का स्तूपों के बीच में जो ये खड्डा पाया जाता है, गर्त पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? तली। वर्षा के दिनों में जब भी इसमें पानी या जल भर जाता है, जो अस्थायी झील बनती है, इसे कहते हैं रन या टाट। क्या कहते हैं? रन या टाट। जब इसके एक तरफ हम पाल या दीवार कर देते हैं, पाल बना देते हैं, तब वो खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ीन। और इस पर ये सूखने पर यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले इनको लेके कौन आए? पालीवाल जाति के ब्राह्मण। और सर्वाधिक खड़ीन जैसलमेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी प्रदेश में खोदे जाने वाले कच्चे व पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शेखावाटी प्रदेश जो है सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर का उत्तर पूर्वी भाग, उसके अंदर जो स्थानीय भाषा में उनको क्या कहा जाता है? जो कुएं खोदे जाते हैं, कच्चे और पक्के कुएं, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पलैया, बे है जोहड़, से है कुबड़ और दे है खड़ीन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जोहड़। सही उत्तर क्या होगा? जोहड़। शेखावाटी के वहाँ स्थानीय लोग है ना, कच्चे पक्के कुओं को किस नाम से जानते हैं? जोहड़ नाम से जाना जाता है। पलाया क्या होती है? पलाया ये स्थायी जिले हैं जो जैसलमेर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कुबड़ एक पट्टी होती, कुबड़ पट्टी अनाज नागौर और अजमेर जिलों को कहा जाता है। नागौर व अजमेर जिले को कुबड़ पट्टी में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बुढ़ापे में लोग झुक जाते हैं, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है नागौर व अजमेर को। खड़ीन जो है ये जैसलमेर में सबसे ज़्यादा होती है। वर्षा जल को एकत्रित करने की परंपरागत विधि है। अब आगे चलते हैं, रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? दोस्तों रेगिस्तान का जल महल कहलाना, राजस्थान के जल महल किसे कहते हैं? तो जल महल कहते हैं बाटूडा के कुएं को। किसे कहते हैं? बाटाडू के कुएं को। और ये है कहाँ पर? ये है बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है? तो आपको ये असुमेलित और सुमेलित इनको खास तौर से याद रखना है दोस्तों। असुमेलित का मतलब 3 तो सही है और 1 गलत है। तो इन 3 में सही कौन कौन से है? हमादा किसे कहते हैं? हमादा कहते हैं चट्टानी मरुस्थल को, ये सही है। रे किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल को, ये भी सही है। से है अर्ग या इर्ग, जिसे रेतीला मरुस्थल को कहा जाता है। तो ये तीनों सही है। तो ए सुमेलित कौन सा हो गया? तो इसका सही उत्तर है दे, थार का गड़ा। बाटाडू का कुआं को नहीं कहते हैं। बाटाडू के कुएं को क्या कहते हैं? राजस्थान का जल महल या रेगिस्तान का जल महल। थार का गड़ा हमने कल पढ़ा था। चांदन के नलकूप को थार का गड़े के नाम से जाना जाता है। चांदन का नलकूप कहाँ पर था? जैसलमेर में लाठी सीरीज में स्थित है और इसे ही थार का गड़े के नाम से जाना जाता है। ये कल के वीडियो के अपने कुछ प्रश्न हैं जो हमने सॉल्यूशन किए हैं। आप उन वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए ताकि ये उत्तर आपके सामने आसानी से निकल जाएंगे। ये आपको समझ में आया होगा। और अब आज हम आगे शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दूसरा चैप्टर, वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आइए नेक्स्ट, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे पहले तो ये अरावली जो पर्वतमाला है इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई दोस्तों? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में। किस युग में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन काल या
प्री कैम्ब्रियन युग के धारवाड़ कल्प में हुई थी। किस में हुई थी? धारवाड़ कल्प। तो ये ऐसे एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों, अरावली की उत्पत्ति कौन से कल्प में हुई या कौन से काल में हुई या कौन से युग में हुई। तो काल या युग आ जाए तो प्री कैम्ब्रियन युग है, और कल्प पूछे तो धारवाड़ कल्प में हुई है। किसकी उत्पत्ति? अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली जो पर्वतमाला है दोस्तों, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जब बना था, अपने निर्माण की अवस्था में कैसा था? अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, उत्थान हुआ था, उस समय ये एक मोड़दार पर्वत था। कैसा था? मोड़दार पर्वत। और मोड़दार पर्वत को क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। तो दोस्तों अरावली पर्वत जब बना था, इसकी उत्पत्ति हुई थी, उस समय ये एक वलित पर्वत था। क्या था? वलित पर्वत। और वलित पर्वत कैसे होते हैं दोस्तों? मतलब कि उनकी उत्पत्ति हो रही है, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कोमलता वगैरह सब कुछ मोड़दार होता है, वैसे ही अरावली पर्वतमाला जब बन रही थी तो ये निर्माण हो रहा था, तो उस समय ये वलित पर्वत थी। और वलित का मतलब ही होता है मोड़दार पर्वत, मोड़ खाए हुए थी। लेकिन वर्तमान में ये एक अवशेष के रूप में रह गई। वर्तमान में ये एक अवशेष के रूप में है, इसी कारण इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो वर्तमान में अरावली पर्वतमाला कैसी है? तो वर्तमान में अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखिए, अरावली पर्वत है पूछे, यानी कि कैसा है अभी वर्तमान में, है का मतलब वर्तमान हो गया, तब कैसा है? अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वतमाला थी, तो अरावली पर्वतमाला कैसी थी? मतलब कि बनने के समय, उत्पत्ति के समय एक वलित पर्वत था या थी? अरावली पर्वतमाला था या थी आ जाए तो वलित पर्वत था। वर्तमान का पूछ ले है, मतलब कैसा है? तो अवशिष्ट पर्वत है। अब हम अरावली पर्वत की कुछ बातें करते हैं, इसकी उत्पत्ति, ये कहाँ से कहाँ तक, इसके विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान में यहाँ से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है। ऐसे ये अरावली पर्वतमाला है। लेकिन इस अरावली पर्वतमाला जो है, ये उत्पत्ति हुई थी इसकी, तब इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मिनिकॉय द्वीप से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो है ये लक्षद्वीप का ही भाग है। किसका भाग है? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप समूह है, इसी के अंदर आता है मिनिकॉय द्वीप। यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अरावली मतलब जब बनी थी तब यहाँ से शुरू होती थी, यहाँ से लेकर दिल्ली के अंदर रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई थी। और ये लक्षद्वीप कहाँ पर पड़ता है? ये अरब सागर के अंदर है। कहाँ पर है? अरब सागर में। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मिनिकॉय द्वीप से। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के अंदर पड़ता है, और ये है कहाँ पर स्थित? तो ये अरब सागर के अंदर है। कहाँ पर है? अरब सागर के अंदर। यहाँ से शुरू होती थी और ये दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है, वहाँ तक फैली हुई थी। रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? दिल्ली में, यहाँ तक फैली हुई थी। लेकिन वर्तमान में अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है? तो वर्तमान में अरावली पर्वतमाला यहाँ से शुरू होती है। गुजरात के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है पालनपुर। क्या नाम है? पालनपुर। पालनपुर। और ये पालनपुर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के पालनपुर से लेकर वर्तमान में ये रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक विस्तृत है। लेकिन राजस्थान में इसका विस्तार देखा जाए तो ये राजस्थान में शुरू होती है खेड़ बर्मा से। कहाँ से शुरू होती है? खेड़ बर्मा। और खेड़ बर्मा कौन से जिले में पड़ता है?
खेड़ बर्मा पड़ता है सिरोही जिले में। कहाँ पर पड़ता है? सिरोही जिले में। खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली पर्वतमाला पूछे इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, उत्पत्ति किस काल में हुई, काल का पूछ ले तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में। आपको यही याद करना है दोस्तों, अपना ध्यान यही रखना और आप अच्छी तरीके से पूरा याद कर पाओगे, इसको एकदम सही समझ में आएगा। प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और किस जगह से मानी जाती है तो मिनिकॉय द्वीप से मानी जाती है। और मिनिकॉय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप के अंदर पड़ता है और ये लक्षद्वीप समूह जो है पूरा अरब सागर के अंदर पड़ता है, जो भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है और हिंद महासागर का ही भाग है। वहाँ से उत्पत्ति होती है, इसलिए अरावली को, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। वर्तमान में इसका विस्तार दोस्तों शुरू होता है पालनपुर से। कहाँ से शुरू होता है? पालनपुर। और पालनपुर कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ से लेकर दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। रायसीना पहाड़ी वही है दोस्तों जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आपको याद रखना है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और रायसीना पहाड़ी जो है किसका भाग है? अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। राजस्थान में इसका विस्तार पूछे तो राजस्थान में इसका विस्तार है खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा से शुरू होती है और खेतड़ी तक फैली हुई है। इस खेड़ बर्मा जो है किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। और खेतड़ी है झुंझुनू जिले में पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। ले लिया? ये हो गया इसका विस्तार। अब इसकी लंबाई देखते हैं इसकी। तो इसकी टोटल लंबाई यहाँ पालनपुर से लेकर रायसीना पहाड़ी तक इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। ये तो इसकी टोटल लंबाई हो गई। पालनपुर गुजरात से शुरू होती है जो रायसीना पहाड़ी तक 692 किलोमीटर लंबाई में ये फैली हुई है। लेकिन इसका विस्तार राजस्थान में कितना है? तो राजस्थान में कहाँ से शुरू होता? यहाँ खेड़ बर्मा से शुरू होगा और खेतड़ी तक। खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है 550 किलोमीटर की लंबाई में। अब ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ही आ सकता है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है या असत्य कथन कौन सा है, और ये चारों कथन दे देंगे। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर, इसका विस्तार राजस्थान में पालनपुर से रायसीना तक। तो ये लाइन गलत हो जाएगी क्योंकि राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक। खेड़ बर्मा सिरोही में, खेतड़ी झुंझुनू में। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है और इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। अब ये 692 जो है इसका 550 कितना प्रतिशत है? यह है 80%। तो दोस्तों कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो कुल अरावली का राजस्थान में 80% है। अगर ऐसे पूछ ले राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली कितना प्रतिशत है? तो 9% है। कितना है? 9%। आप कंफ्यूजन मत होना, ध्यान रखना। ये अपना पूरा राजस्थान जो है इसका पूरा प्रतिशत हमने देखा है, कल हमने मरुस्थलीय प्रदेश देखा, वो 61.11% था। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का था। वैसे कि वैसे अरावली पर्वतमाला है, ये पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर विस्तृत है। अब तो ये 80% क्या है? 80% दोस्तों ये अरावली की कुल है ना लंबाई, उसका 80% है। कुल 692 का 550 जो है ये 80% है। तो लगभग राजस्थान में अरावली का विस्तार सर्वाधिक ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए आप, क्वेश्चन आ जाए अरावली का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो देखिए अरावली का विस्तार ऑप्शन 1 क्वेश्चन आपको ही दे देता हूं मैं।
2 राज्यों में, बे है 3 राज्यों में, से है 4 राज्यों में और दे है 5 राज्यों में। तो अरावली का विस्तार दोस्तों कितने राज्यों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3 राज्यों में। अब आपके सामने ऐसे आ रहा 3 राज्य कैसे हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होती है, दिल्ली तक जाती है, तो 3 राज्य कैसे 4 हो गए। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ क्वेश्चन के अंदर राज्य लिखा हुआ है तब उसका उत्तर 3 ही होगा, क्योंकि दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। और क्वेश्चन में से आ जाए अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्य वे केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है, तब इसका उत्तर होगा 4। तो अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। इन चारों राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में अरावली का विस्तार राजस्थान में फैला हुआ। कितना? 80%। 9% क्या है? ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है। यहाँ पर जनसंख्या कितनी प्रतिशत निवास करती है दोस्तों बताइए? अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या, जैसे कल हमने मरुस्थलीय प्रदेश देखा था 61.11% थी और यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती थी। लेकिन अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल 9% है और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अब आगे चलते हैं हम। अरावली जो पर्वतमाला है दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है बताइए? अरावली पर्वतमाला है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है दोस्तों 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक विस्तार, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है उदयपुर जिले में। और अरावली का न्यूनतम विस्तार, सबसे कम विस्तार कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों? न्यूनतम विस्तार है वो अरावली का अजमेर जिले में पाया जाता है। अजमेर जिले में अरावली कट्टी पट्टी हुई है और बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो अधिकतम विस्तार उदयपुर में, औसत ऊंचाई 930 मीटर, इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर, जो कुल अरावली का 80% है। ये सारे आंकड़े आपको सामान्य बात है जो आपको याद रखनी है। कुल लंबाई पूछे 692, राजस्थान में 550, राजस्थान में 550 किलोमीटर और 80% है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है और सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार इसका अजमेर जिले में है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे आता है। तो अरावली का मैप अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सॉल्यूशन कर सकते हो। ये मैप आपकी आंखों में दिखता रहना चाहिए। ऐसे ये है अपनी अरावली। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि अरावली पर्वत की दिशा है, तो उस समय हम क्या करते हैं? अरावली पर्वतमाला सीधा ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन के आधार पे उत्तर देते हैं और ज़्यादातर हम गलत कर देते हैं। जैसे ऑप्शन आ गया ऐसे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 2, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 3, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। और ऑप्शन 4, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। 4 ऑप्शन है और सीधा सा आ जाए अरावली की दिशा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन हम जल्दबाजी में इसको गलत कर देंगे। आप सोचिए इसका उत्तर, मैं अभी बताऊंगा, आपको भी यकीन होगा हम गलत करते हैं या सही करते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन आती है, आपको क्या करना है? राजस्थान का मैप बनाना है और उसके अंदर अरावली बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है सबसे उत्तर में उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम और इधर पूरब। अब देखिए उत्तर पूरब के बीच में कौन सी दिशा होती है? तो उत्तर पूरब होती है, उत्तर पूर्व होगी। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी होती है?
तो दक्षिण पश्चिम होती है। अब इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, या तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पहला ही पहला ऑप्शन है जो सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। दिखने में आसान होते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ध्यान रखना आप। अब आगे देखिए, अरावली की दिशा हो गई, तो अरावली की दिशा कौन सी हो गई, अरावली की दिशा पूछे तो अरावली की दिशा हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है, अरावली पर्वतमाला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और सीधा सा आ जाए, अरावली पर्वतमाला की लंबाई एवं चौड़ाई, ऊंचाई एवं चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, या सॉरी ये दक्षिण पूर्व नहीं है, दक्षिण पश्चिम आएगा यहाँ पर। कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण पश्चिम। तो इसका विस्तार में ऐसी लाइन आ जाए तो आपको ये याद रखना है, अरावली पर्वतमाला जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई व चौड़ाई, आगे का शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बताइए घटती है या बढ़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई व चौड़ाई अरावली पर्वतमाला की घटती है या बढ़ती है, तो इसका उत्तर होगा बढ़ती है। अब आपको मैप में दिख रहा होगा, उत्तर पूर्व ये दिशा हो गई और दक्षिण पश्चिम ये हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हम जा रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई इधर जा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ रही है या घट रही है, तो बढ़ रही है। एग्जाम में इसी लाइन को कंफ्यूजन करने के लिए उल्टा दे देंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती है, क्या ये लाइन सही है, तो बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई और चौड़ाई ये दोनों के दोनों घटती जाती है, क्या करती है, घटती है। लेकिन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती है। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों कंफ्यूजन करती है, आप खास तौर से इनको ध्यान रखना, मैप बना के इसका सही उत्तर कर सकते हो आप, अगर मैप मानचित्रावली के आधार पर पूरा पढ़ोगे तो आप। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अरावली जो पर्वतमाला है ये अरावली पर्वतमाला थी, इसका विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका विस्तार मुख्य रूप से 10 जिलों में पाया जाता है। कितने जिलों में पाया जाता है, मुख्य रूप से तो ये 10 जिलों में पाई जाती है, लेकिन ये छिटपुट कई स्थानों पर राजस्थान में पाई जाती है, जैसे जालौर में 56 की पहाड़ियाँ, बूंदी में आडावाल पर्वत, ऐसे बहुत सारे जिलों में इसके विस्तार पाया जाता है अरावली पर्वतमाला। लेकिन मुख्य रूप से अरावली पर्वतीय प्रदेश 10 जिलों में इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, इस अरावली पर्वतमाला में चट्टानें कौन सी पाई जाती है, तो इसमें 2 काल की चट्टानें पाई जाती है, एक तो अरावली महासमूह की चट्टानें, ये काल का नाम है दोस्तों अरावली महासमूह, और देहली महासमूह। ये राजस्थान में समय के नाम है, अरावली महासमूह और देहली महासमूह की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, शीस्ट, नीस और ग्रेनाइट। अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, शीस्ट, नीस और ग्रेनाइट। फाइलाइट और क्वार्टजाइट है ये अरावली महासमूह की चट्टानें हैं, और क्वार्टजाइट और शीस्ट है ये अरावली महासमूह की चट्टानें हैं। क्वार्टजाइट है ये अरावली महासमूह और देहली महासमूह दोनों में आता है। फाइलाइट जो है ये अरावली महासमूह की है, और शीस्ट जो है ये देहली महासमूह की चट्टान है। इसके अलावा नीस व ग्रेनाइट चट्टानें भी अरावली पर्वतमाला में बहुतायत पाई जाती है।
दोस्तों अरावली पर्वतमाला है, इसके दक्षिण ढलानों पर सर्वाधिक खेती किसकी की जाती है? तो इसकी दक्षिण ढाल पर मक्का की खेती सर्वाधिक की जाती है और लाल लोमी मृदा अधिक पाई जाती है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है उसे कहा जाता है लिथोसोल्स। पर्वतीय मृदा जो होती है उसे लिथोसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। अब अरावली पर्वतमाला जो है दोस्तों, ये राजस्थान में इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला की मुख्य विशेषता है ये जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। कैसे? अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य कैसे करेगी दोस्तों? तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसके इधर वाली सारी की सारी नदियाँ जो भी निकलती है राजस्थान में, छोटी मोटी नदियाँ जितने भी है, वो सारी के सारी अरब सागर में जाकर गिरेगी। कहाँ पर गिरेगी? अरब सागर में जाकर गिरेगी। और अरावली पर्वतमाला के पूरब से जितनी भी नदियाँ निकलती है दोस्तों, ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी। तो ये अरावली पर्वतमाला है, एक इसकी विशेषता हो गई, ये जल विभाजक का कार्य करती है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? दूसरी विशेषता है इसके खनिजों के बारे में। राजस्थान के 3/4 खनिज, राजस्थान के 3/4 खनिज जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश से निकाले जाते हैं। कितने? 3/4 खनिज, मतलब कि आधे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खनिज है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश से निकाले जाते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं आप, लोहा, तांबा, एस्बेस्टोस, वेनेडियम, बहुत सारे, जीसा, जस्ता, सीसा, बहुत सारे खनिज है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश से निकाले जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे आप माना कि लोहा का लेके देख लेते हैं। लोहा की सबसे बड़ी खान कौन सी है? लोहा की सबसे बड़ी खान है मोरिजा बानोल। कौन सी है? लोहा की सबसे बड़ी खान है मोरिजा बानोला या मोरिजा बानोल, जो कहाँ पर है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? जयपुर में। अरावली पर्वतमाला जयपुर होते हुए निकलती है। दूसरी लोहे की बड़ी खान कौन सी है? वो है नीमला रायसेला। कौन सी है? नीमला रायसेला। नीमला रायसेला है दोस्तों, ये खान दूसरी बड़ी खान है लोहे की। ये कहाँ पर है? ये है दौसा में। इसके अलावा लोहा और कहाँ से निकलता है? लोहा इसके अलावा थूर हुंडेर से निकलता है। थूर हुंडेर, नाथरा की पाल, थूर हुंडेर, नाथरा की पाल, ये दोनों कहाँ पर है? उदयपुर में। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है ये खनिजों में धनी है। सबसे ज़्यादा खनिज राजस्थान में देखा जाए कौन से पर्वतीय भूखंड से निकाले जाते हैं? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश से सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज निकाले जाते हैं। तो जल विभाजक कार्य हो गया, खनिज हो गया। तीसरी इसकी विशेषता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की तीसरी विशेषता है दोस्तों, वो है जलवायु। अब ये जलवायु को प्रभावित कैसे करती है अरावली पर्वतमाला? तो देखिए दोस्तों, ये है अपनी अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में, भारत के अंदर कौन से मानसून से वर्षा ज़्यादा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम का मानसून। अब नाम दक्षिण पश्चिम का मानसून है तो कौन सी दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। अब आप ये देखिए, ये आगे जाकर प्रायद्वीप पठार से टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है दक्षिण पश्चिम का मानसून। एक अरब सागर का मानसून हो जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून हो जाता है। अरब सागर का मानसून है दोस्तों, इसकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है और ये राजस्थान में ऐसे प्रवेश करता है। तो अब देखिए अरावली पर्वतमाला इसको प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? जो अरब सागर का मानसून है इसके बीच में कोई रुकावट या बाधा नहीं आती है, तो ये बिना वर्षा किए हुए थार के मरुस्थल से सीधा आगे चला जाता है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जाकर वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून है दोस्तों, ये पूर्व दिशा से प्रवेश करता है, इसलिए राजस्थान में इसे बोलते हैं पूर्वैया।
क्या बोलते हैं, पूर्वैया। कौन सा मानसून, बंगाल खाड़ी का मानसून। और इसके बीच में अरावली आ जाती है, मतलब कि रुकावट बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो अरावली पर्वतमाला जलवायु को भी नियंत्रित करती है, वर्षा को भी नियंत्रित करती है। कैसे, इसके पश्चिम में अरब सागर का मानसून सीधा चला जाता है, बिना टकराई वर्षा नहीं करता है, और बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में वर्षा करता है। इसलिए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में राजस्थान में वर्षा अधिक होती है। ये अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषताएं थी। अब एक क्वेश्चन और आता है, इसमें कैसे आता है वो देखते हैं हम अरावली पर्वतमाला से। क्वेश्चन ऐसे आ जाए दोस्तों, ये कथन सही है या गलत है, आपको ये देखना है। ये आ जाए, अरावली पर्वतमाला अरावली के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। क्या ये कथन सही है? देखिए दोस्तों, ये कथन सही है क्या, उसके लिए हम समझते हैं। ये अपनी थी अरावली पर्वतमाला। अब अरावली के उत्तर पूर्व से, ये दिशा होगी अपनी उत्तर पूर्व। हर चीज़ आपको मैप में समझना है। जहाँ भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सत्य असत्य कथन आ जाए, तो आपको मैप बनाना है और अच्छी तरीके से सोचना है उसका मैप बना के। तो हम इसके अंदर देखते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दे रखा, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। अब इधर से इधर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। तो दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश में इधर से इधर हम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी क्या? नहीं, तो ये कथन हो गया गलत। घटेगी नहीं, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। कैसे? यहाँ पर वर्षा अलवर जयपुर की साइड जितनी होती है, इससे कई गुना इधर ज़्यादा होती है। सिरोही जिले में, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है, 150 सेंटीमीटर के आसपास। तो इधर अरावली पर्वतमाला के बारे में ऐसा कथन आ जाए तो आपको ऐसे करना है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर तो क्या होगा? बढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटेगा। हम ओल्ड राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में ऐसा पूछा जाए तो ये होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसके उपविभाग, यह है अरावली। इसके उपभाग, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपरी ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। इसे बोलते हैं दूसरे वाले भाग को मध्य अरावली। और सबसे दक्षिण भाग को बोलते हैं दक्षिण अरावली। तो दोस्तों अरावली को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो अरावली को 3 उपभागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 उपभागों में। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली जो है दोस्तों, इसका विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसका विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। मध्य अरावली का विस्तार दोस्तों मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में सबसे कम विस्तार है इसका। अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कम विस्तृत है और मध्य अरावली अजमेर के अंदर है। दक्षिण अरावली है दोस्तों, ये किन किन जिलों में फैली हुई है? तो देखिए, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, 4 जिलों में है दक्षिण अरावली फैली हुई है। तो कितने जिले हो गए? 5 हो गए उत्तरी अरावली के, 1 हो गया मध्य अरावली के और 4 हो गए दक्षिण अरावली के। तो टोटल अरावली का विस्तार मुख्य रूप से 10 जिलों में फैली हुई है।
अब क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है और दक्षिण अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, रघुनाथगढ़ है सीकर के अंदर। कहाँ पर है, सीकर के अंदर। 1055 मीटर, कितनी ऊंचाई है इसकी, 1055 मीटर। मध्य अरावली अजमेर के अंदर विस्तार है और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है मायरा जी। क्या नाम है, मायरा जी, या इसे गोरम जी भी बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। कितनी है, 933 मीटर। किसकी, मायरा जी या गोरम जी की, मध्य अरावली की। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो तो आप स्वयं बता सकते हो। देखिए, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, इन जिलों के आधार पे आप बता सकते हो। तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है गुरु शिखर की, 1722 मीटर। गुरु शिखर जो है इसके 1722 के अलावा 1727 भी आती है, लेकिन सही उत्तर इसका 1722 है। अगर दोनों साथ में आ जाए 1722 से, वरना दोनों साथ में नहीं आएंगे। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई गुरु शिखर। अब तीनों की अलग अलग आपको याद रखनी है। उत्तरी अरावली की पूछे सबसे ऊंची चोटी, तो रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर में। कितनी ऊंचाई, 1055 मीटर। मध्य अरावली का विस्तार सिर्फ अजमेर में है और मध्य अरावली की ऊंची चोटी है मायरा जी या गोरम जी। इसकी ऊंचाई 933 मीटर। दूसरी, अगर मायरा जी ऑप्शन में नहीं आए तो तारागढ़। तारागढ़ भी अजमेर के अंदर है, 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चलते हैं दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। गुरु शिखर जो पर्वतमाला है दोस्तों, इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा। क्या कहा, संतों का शिखर। संतों का शिखर किस पर्वत शिखर को कहा जाता है, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। और कहने वाले कौन थे, वो थे कर्नल जेम्स टोड। गुरु शिखर के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों, गुरु शिखर जो चोटी है वो उत्तरी भारत व दक्षिण भारत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब कि हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत के अंदर कौन सा पर्वत आता है, तो हिमालय। दक्षिण भारत में नीलगिरी या अन्नाईमुड़ी भी दक्षिण भारत में आते हैं। नीलगिरी भी दक्षिण भारत में है। नीलगिरी व अन्नाईमुड़ी ये दक्षिण भारत की पर्वतमाला है और हिमालय उत्तरी भारत की है। इन दोनों के मध्य की सबसे ऊंची चोटी देखी जाए मध्य भारत में, तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मतलब हिमालय से लेकर अन्नाईमुड़ी के बीच में सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो वो कौन सी है, वो है गुरु शिखर। दोस्तों, ये हो गई अरावली पर्वतमाला की मुख्य बातें, स्थिति, विस्तार, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आगे हम इसके पर्वत शिखर, चोटियाँ वगैरह, इसके पर्वत वगैरह, पठार सब पढ़ेंगे हम। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।